आज एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर हम करेंगे रेस्क्यू फ्रॉम डिज़ास्टर। डिज़ास्टर क्या है, आपदाएं क्या हैं, समझ में आ गया था? क्लियर था? इसके कॉज किए थे हमने, इसके इफ़ेक्ट किए थे और कैसे इसको हमने मैनेज करना था बाय इंडिविजुअल और जब आप कम्युनिटी के फॉर्म में होते हो तब। आज हम बात करेंगे रेस्क्यू की। रेस्क्यू का मतलब, रेस्क्यू वर्ड सुना है? कई बार हम लोग टीवी पे देखते हैं कि रेस्क्यू टीम आई है, कुछ ध्यान हो तो चेक नहीं होता, बचाव कि रेस्क्यू का मीन्स क्या है कि हमारे लिए जब कोई आपदा आ रही है, जब कोई टीम उनको सेव करने के लिए आ रही है, तो रेस्क्यू का मतलब होता है कि बचाव टीम। ठीक है, कि कोई भी टीम जब बचाव करने के लिए आ रही है तो उस टीम को हम इंग्लिश में रेस्क्यू बोल देते हैं। तो आज हमने बचाव देखना है कि आप लोगों ने फर्स्ट एड सुना होगा वर्ड, क्या होता है फर्स्ट एड? हाँ, जब किसी पर्सन को चोट लग जाती है तब आप उसको डॉक्टर के जाने से पहले तक कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देते हो कि उसकी बॉडी डॉक्टर के पास पहुंचने तक ठीक रहे, उसको हम क्या नाम बोल देते हैं? फर्स्ट एड। वो एक इंडिविजुअल के केस की बात है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डिज़ास्टर की बात कर रहे हैं कि जब बहुत बड़ी विपदा आपदा हमारे ऊपर आन पड़ती है तब रेस्क्यू का क्या रोल रहता है, वो आज हम यहाँ पर बात करेंगे। आपदा से मतलब क्या है कि जब मनुष्य या समुदाय में कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रकोप आ जाता है, जैसे भूकंप आ गया, सूखा हो गया, या जब कोविड से हम लोग भुगत रहे थे, तो उसका निपटान करने के लिए या उसका प्रबंध करने की कितनी भी तैयारी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्क्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है हमारा, रेस्क्यू फ्रॉम डिज़ास्टर, कि जो भी आपदा का हम फेस करेंगे या कर रहे, पीड़ित जो स्थान है वहाँ पे जब भी कोई प्रबंध टीम पहुँचेगी तो उसको बोलेंगे कि हम वहाँ के लिए रेस्क्यू कर रहे हैं। तो रेस्क्यू जब होता है तब बहुत सारे पक्ष उसमें शामिल होंगे। सबसे पहला तो वो कम्युनिटी कि जिसके ऊपर वो आपदा आई है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि भुज में भूकंप आया था 2004-05 में, तब एक साथ 40,000 लोग जो क्या हुए थे, ग्रसित हुए थे उस एरिया में। तो पहला पक्ष कौन सा हो गया कि जिस कम्युनिटी में वो डिज़ास्टर आया है या जो विपदा आई है वो हो जाएगा। उसके बाद उसका निर्धारण करने के लिए उसका स्वरूप, उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया और उसकी डेप्थ कितनी है कि कितना नुकसान हुआ है उसको हमने वहाँ पर देखना है। फिर हम जोखिम को देखेंगे कि कितना रिस्क है भी। अब आप लोग कई बार देखते हो कि स्पेशल आर्मी की टीम्स बुलाई जाती हैं, देखा कभी आपने आसपास या टीवी में, न्यूज़ में, जब भी कोई आपदा आती है तो अगर नॉर्मल लोकल उससे पुलिस से नहीं काम आता तो बहुत बड़ी आर्मी बुलाई जाती है ना। तो वो डिपेंड करता है कि रिस्क कितना है, कि अगर बहुत एंडेंजर है, डेंजर जोन है, तो जो ज़्यादा काबिल लोग हैं उनको बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे हम मात्रा और परिणाम देखेंगे कि किस हद तक जो है वहाँ पर विपदा आई हुई है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने देखना है। फिर उससे बचाव के लिए कि अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से हम जो पानी में फंसे हुए लोग हैं, जो आर्मी वाले लोग हैं, उनको पानी से बचाकर छतों पे ले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम रेस्क्यू करते हैं तो हम एक ऐसा प्लेस भी चूज़ करते हैं कि जहाँ से हम विक्टिम्स को उठाकर वहाँ पर शिफ्ट कर सकें। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमने देखनी है कि कितना रिस्क है, कि उसको रिस्क को कौन ठीक कर सकता है, एक सुरक्षित जगह कि जो भुक्तभोगी हैं या जो विक्टिम्स हैं उनको हम सेफ प्लेस पे ले जा सकें। ठीक है, आपदा की तैयारी का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा कि ऐसे हमने उपाय और ऐसे कार्य करने हैं या ऐसी हमने योजना बनानी है जिससे जो आपदा वाले हैं, जन धन का जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकें। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हमने यही देखा था कि उसमें हमने क्या किया, हमने वो पॉलिसीज़ या वो एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन हमने वहाँ पे क्रिएट किया कि जहाँ से जो एरिया क्षतिग्रस्त एरिया है कि वहाँ से हमने उठाकर हमने उनको सामान, जो बिल्कुल सही एरिया है, शिविर हम बना सकते हैं, हम उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर हमें कुछ प्लान्स बनाने होंगे जब हम रेस्क्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या बनता है,
बचाव कार्यक्रम हम शुरू करते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे हम, कि हम एकदम फोर्स लेके जाएंगे या हम कुछ टुकड़ियों में अपनी फोर्स को भेजेंगे, लोकल लोग कितनी हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये सारा जो है बड़े लेवल पे पहले प्लान किया जाएगा। फिर वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था देखी जाएगी, क्योंकि देखो जो रेस्क्यू के लिए आएंगे उनको भी खाना पानी चाहिए, तभी भी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे ना। और जो विक्टिम है उनके लिए भी सेम चीज़ें चाहिए, उनको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टरों की व्यवस्था करनी, नर्स की व्यवस्था करनी, उनको लेटाने के लिए जो नॉर्मल से हम लोग बेड बना देते हैं टेम्परेरी से, उनकी व्यवस्था करनी, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाना, उस जगह की व्यवस्था करनी। और डिस्टेंस इतना कम होना चाहिए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम पेशेंट को वहाँ पर शिफ्ट कर सकें। तो ये रेस्क्यू के टाइम में जो है हमें कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा एरिया होगा कि जहाँ पर रेस्क्यू करने वाले तो किसी और क्षेत्र से आए हैं, और जहाँ पर रेस्क्यू करना है भाषा भी समझ नहीं आती, सबसे बड़ी हर्डल, क्योंकि अब हमारा देश है, कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अगर हम अपने आसपास की भी अगर बात करते हैं, अगर हम किसी गांव में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर अगर जो बुजुर्ग हैं उनको हमारी नॉर्मल हिंदी भी समझ में नहीं आती, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो उस एरिया में भी जो क्या है भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो उसको भी दूर करने का हमने निपटारा देखना है कि ऐसे 2-4 ऐसे सक्षम व्यक्ति भी हमारे पास हों कि जो लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर सकें। ठीक है, फिर हमने ट्रांसपोर्ट भी देखना है कि हमारा ट्रांसपोर्ट भी दुरुस्त हो, कि हम कम टाइम में और शीघ्रता से जो विक्टिम्स हैं उनको हम सेफ जोन में ले जा सकें। ठीक है, फिर हमारे पास प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम से क्या समझ में आता है? स्पोर्ट खेलने वाला नहीं है, सहायता करने वाला सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, हमें वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट के लिए अब हो सकता है कि एम्बुलेंस इतनी नहीं हो उस एरिया में, तो कुछ NGOs या कुछ लोग पर्सनल अपने व्हीकल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हो सकता है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन का भी गैप हो जाए, अगर मान लो कि कई बार कोई बहुत तेज़ तूफान आता है तो हमारी वायर्स भी टूट जाती है ना, तो हम बात करने से भी रह जाते हैं कि, तो वहाँ पर भी हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमें वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर हो सके, जो रेस्क्यू के लिए आए हैं उन लोगों के साथ भी और जो विक्टिम हैं उन लोगों के साथ भी। ठीक है, हमें कई बार पहचान भी नहीं आती। अगर आपने कभी किसी भूकंप वाले एरिया का अगर आपने कोई वीडियो वगैरह देखा होगा तो आपको ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं। ठीक है, अब कई लोग मलबे में बसे हुए हैं तो उनकी पहचान करनी भी मुश्किल हो जाती है, तो उनकी पहचान करने के लिए लोकल बंदे भी हमें चाहिए कि जो उस पर्सन की पहचान कर सके, उसकी फैमिली की पहचान कर सके। हो सकता है कि पूरी की पूरी फैमिली ही क्षतिग्रस्त हो, पर लेकिन फिर भी आसपास का कोई उनको संभालने वाला, वली वारिस वाला भी चाहिए। अगर मान लो कि वहाँ पर जान की हानि होती है तो डेड बॉडीज़ को भी अरेंजमेंट हमें करना होगा। आपने अभी थोड़ा टाइम पहले देखा होगा कि जब कोविड का सीन आ रहा था तो शमशान घाट में भी डेड बॉडीज़ को रखने की जगह नहीं थी। हम लोगों ने वायरल वीडियोस देखे हैं कि लोग डायरेक्टली गंगा में, यमुना में, वो हैं जो वार्ड बॉयज़ हैं या नर्सिस हैं, पता नहीं किस किस की लाशें पैक करके वो डायरेक्टली पानी में डाल रही हैं, देखी होंगी ना आप लोगों ने। तो इसको भी हमने मैनेज करना है। तो रेस्क्यू टीम जब आएगी तो ये सारा कुछ जो है हमने मैनेज करना होगा। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो लिखे हुए हैं। जनरल प्रिंसिपल है कि आप सिंगल में, सोल ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो, ज्वाइंट में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन केस कि मान लो कि आप अकेले हो उस एरिया में लोकली, तो एक पर्सन की वजह से, एक इंडिविजुअली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप एक कम्युनिटी बन जाते हो तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है, साथ साथ हमने कम्युनिटी के साथ भी कोप अप करके उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। फिर ह्यूमैनिटी कि हमारे अंदर कितना मानवता है। ठीक है, अगर कई लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाशों के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। जब केदारनाथ का इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा, तब वहाँ पर लोगों ने लाशों के साथ भी बहुत मिसबिहेव किया कि उनके, जिन्होंने लेडीज़ ने ज्वेलरी पहनी हुई थी तो वो मरे हुए लोगों की वो भी उन्होंने छीन ली, कान छीले हुए दिखे गए हैं किसी डेड बॉडी के।
किसी के हाथ काटे हुए देखे गए हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ बच जाते हैं और रेस्क्यू टीम के आने से पहले या कुछ भी बहुत बड़ी विपदा थी वो भी, तब भी वहाँ पर भी उन्होंने डेड बॉडी के साथ भी बहुत गलत काम हमने वहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं अगर हमें डिज़ास्टर के आने से पहले पता चल जाता है तो, कि अब हमें नहीं पता कि विपदा किस टाइम, और नेचुरल और मैन मेड दो तरह के डिज़ास्टर की हमने बात की, हमें नहीं पता कि कब हमारा एरिया भी डिज़ास्टर का सामना कर सकता है। पीछे थोड़ा टाइम पहले तूफ़ान आया था, लेकिन यहाँ तूफ़ान की जो रेट था वो थोड़ा कम था, तो इतनी जान माल की नुकसान नहीं हुआ। लेकिन किसी किसी एरिया में जहाँ या तो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर तूफ़ान पहले ही आते रहते हैं, तो कुछ एक एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें वहाँ के लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है कि विपदा है क्या, ठीक है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, वो हम उन सबको बताएंगे। अगर लोग पहले से ही पता होता है तो वो थोड़ा सा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रोंग हो जाते हैं। एकदम से आफत आ जानी और आफत के आने का पहले से पता होना, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, उसके बाद हम उनको इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि हेल्दी एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग कैसे करके अपना एनवायरनमेंट हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप आजकल की न्यूज़ सुन रहे हो तो आप लोग देख रहे हो कि दिल्ली में स्कूल्स और सब कुछ बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन है, फोग है, स्मोक है। फोग तो चलो नेचुरली है, लेकिन फोग के अंदर जब स्मोक मिल जाएगा वो नेचुरली नहीं है। अब पराली नहीं जलानी, ये पता नहीं गवर्नमेंट कब से कह रही है, लेकिन फिर भी इस सीज़न में है जो है परालियाँ जलाई जा रही हैं। कम हैं लेकिन फिर भी जलाई जा रही हैं, उनका धुआं हो गया। अब पीछे तो सारे व्हीकल्स बंद थे, कोविड था कम्प्लीटली, लेकिन अब वापस ट्रैक पे आ रही है लाइफ, तो वाहनों का धुआं भी सारा वहाँ पर मिक्स हो रहा है। तो दिल्ली का एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। फिर हमने दिखाना है कि आपकी क्या पार्टिसिपेशन है, कि क्या आप व्हीकल चला रहे हो तो क्या आपने व्हीकल को प्रॉपरली आपने चेक करवा रखा है। ठीक है, पोल्यूशन आपने फेक तो नहीं करवाया हुआ, पोल्यूशन की आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो पोल्यूशन फैलाने में। ठीक है, हम लोग कार पूलिंग कर सकते हैं कि अगर 4 या 5 लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं तो अलग अलग व्हीकल ना ले जाकर हम एक ही व्हीकल ले जा सकते हैं। ठीक है, टाइम सबका सेम होता है, आने का भी और जाने का भी, फिर भी हम शेयरिंग नहीं करते हैं। हमें शेयरिंग करनी चाहिए ताकि सेफ़ पेट्रोल भी सेव हो सके और हमारे पैसे भी सेफ हो सकें। ठीक है, तो आपका कितना पार्टिसिपेशन रहेगा एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। आपने वहाँ के एरिया के लोगों को एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है, अवेयरनेस देनी है, ताकि वहाँ के लोग अवेयर हो सकें। अब एक ही कंपनी के अगर लोग काम कर रहे हैं और एक ही स्टॉप से उठा रहे हैं तो कंपनी का ओनर इस चीज़ को देख सकता है, उनको अवेयर कर सकता है, उनको बोल सकता है कि आप एक ही व्हीकल का यूज़ करो, या कंपनी अपनी कैब या कंपनी अपनी टैक्सी प्रोवाइड करा सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को ले जाने और छोड़ने के लिए। इससे भी जो है पोल्यूशन कम हो सकता है। जस्टिस, आप कितना जस्टिस कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, ये आपने खुद से देखना है कि क्या आप प्लांट को उगा रहे हो या नहीं कर रहे, आपने अपने आसपास ग्रीनरी रखी हुई है या नहीं रखी हुई, कितनी आप टेक केयर करते हो प्लांट्स की। अब हमारे आसपास भी कितने प्लांट्स हैं, तो हम लोग नहीं कोई जहमत उठाता कि ये हमारा काम नहीं है, ये माली का काम है, ये माली ही करेगा। नहीं, आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है कि आप भी इनको पानी दे सकते हो, आप भी इनकी केयर कर सकते हो। ये नहीं है कि माली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो माली ही इसको करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो। आप अपने आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे उगा सकते हो। जहाँ पर आप खाली ज़मीन देखते हो आपके आसपास, तो वहाँ पर आप 1-2 ट्री या 1-2 प्लांट वहाँ पर उगाकर आप उनकी टेक केयर कर सकते हो, ताकि उससे थोड़ी सी ग्रीनरी बढ़े। अभी तक आप लोगों ने कोई प्लांट नहीं ग्रो करा होगा, किया? कितने करे हैं? घर पे लगा रखे हैं? कितने लगा रखे हैं? किसी और ने लगाए हैं या खुद ने लगाए हैं? हाँ, तो कोशिश करो कि आप 8-10 दिन बाद उनकी नंबर ऑफ जो है उनके इंक्रीज़ करते रहो, कि हाँ जब सीज़न आता है हर सीज़न में आप 2-4 जो हैं नए प्लांट्स को ग्रो करो और उनकी
क्रिएट करो। बहुत अच्छा लगता है अगर हम एनवायरनमेंट के साथ जुड़ते हैं ना। हम लोग तो वैसे भी गांव में रहने वाले हैं, तो वहाँ तो वैसे ही ग्रीनरी है, तो हम और भी ग्रीनरी वहाँ पर कर सकते हैं। तो होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।